गुड इवनिंग। मैं सिमी सिंह आज के आईएफपीएच हिंदी वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूं। आईएफपीएच इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कोविड काल से लगातार होम्योपैथी के नॉलेज और अवेयरनेस को डेली वेबिनार्स के थ्रू बढ़ा रहा है। इस फोरम का उद्देश्य है होम्योपैथी के ऑथेंटिक नॉलेज को सभी तक पहुंचाना और एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर्स को एक साथ लाना। आइए आज के सेशन को शुरू करने से पहले 1 मिनट का मौन रखें। धन्यवाद। आज हमारे साथ पीडियाट्रिक्स यानी बाल रोग की एक स्पेशलिस्ट हैं जो इस फील्ड में अपना वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन दे रही हैं। डॉक्टर पूनम शिंदे बीएचएमएस एमडी होम्योपैथी और पीएचडी की डिग्री होल्डर हैं। करंटली वे सोनाजी राव क्षीरसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर पूनम बाल रोग में गाइड और एग्जामिनर के रूप में भी काम कर रही हैं। वे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को भी पढ़ाती हैं जो इनकी एक्सपर्टीज को दर्शाता है। रिसर्च के फील्ड में भी उनका कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट है। उन्होंने बच्चों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। 4 से 14 वर्ष के बच्चों में एलर्जिक राइनाइटिस में होम्योपैथी मेडिसिन की इफेक्टिवनेस पर एक रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल जो द क्लासिकल साइंस पीर रिव्यूड जर्नल में पब्लिश्ड हुआ। बच्चों में ओटाइटिस मीडिया के लिए होम्योपैथिक अप्रोच पर आर्टिकल जो कि न्यू लाइफ एरा मेडिकल जर्नल में पब्लिश्ड हुआ। ये रिसर्च पेपर्स बताते हैं कि डॉक्टर पूनम जी पीडियाट्रिक केसेस में होम्योपैथी की इफेक्टिवनेस को साइंटिफिकली इस्टेब्लिश करने में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। आज हमारे साथ एक डेडिकेटेड टीचर, एक्सपीरियंस्ड क्लिनिशियन और पैशनेट रिसर्चर हैं जो पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइज करती हैं। अब मैं डॉक्टर पूनम से निवेदन करती हूँ कि वे अपना वैल्यूएबल सेशन शुरू करें। ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर सिमी। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ ना अभी? जी मैम, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो शैल आई स्टार्ट मैम? यस मैम, आप कर सकते हैं सर। गुड मैम इसको इवनिंग। फुल स्क्रीन कर सकते हैं स्क्रीन को। हाँ, फुल स्क्रीन किया है अभी। एक बार, फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है अभी। एंड वी आर ऑन सेकेंड पेज। मुझे तो यहाँ फुल स्क्रीन दिख रहा है अभी। एक बार मैम उसको बंद करके फिर से। यू आर शेयरिंग स्क्रीन। स्टॉप शेयर करूँ क्या? हाँ, स्टॉप शेयर करके एक बार फिर से रीशेयर करिए। अभी? हाँ मैम, वो फुल स्क्रीन आ गया है। थैंक यू। गुड जी। इवनिंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ डॉक्टर पूनम शिंदे। आई एम फ्रॉम बीड। और हमारा आज का टॉपिक है कि अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड होम्योपैथिक केस टेकिंग स्ट्रेटजीज, मतलब बच्चों को समझना और होम्योपैथिक केस लेने के रणनीतियाँ, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीडियाट्रिक्स क्या है? शिशु रोग ये एक शिशुओं में, बच्चों और किशोरावस्था, उनके विकास, वृद्धि मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट और उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने के अवसर से संबंधित है। शिशु रोग विज्ञान ये जन्म से लेकर युवा अवस्था तक, मतलब लगभग 18 वर्ष तक के बच्चों में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम, निदान और उपचार इसमें शामिल है शिशु रोग विज्ञान में। सो जो पीडियाट्रिशियन होते हैं, मतलब शिशु रोग विशेषज्ञ, उनको न केवल शरीर के किसी विशेष अंग, पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम या फिर कोई बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि जैविक प्रक्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, बल्कि पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों पर भी, जिनका बच्चों और उनके परिवारों के शारीरिक, भावनात्मक और मेंटल हेल्थ, मानसिक मानसिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक कल्याण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये भी उनको देखना चाहिए। अ, अब होम्योपैथी क्या है? तो होम्योपैथी ये एक डॉक्टर सैमुअल हैनीमन द्वारा विकसित एक चिकित्सा पद्धति है जो दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर और दूसरा लॉ ऑफ मिनिमम डोज। सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर मतलब लाइक क्यूर लाइक्स, एक समः समम शमयति। इसका मतलब जिस प्रकार के लक्षण हो, उसी लक्षण के उत्पन्न करने वाली दवा से रोगों का उपचार किया जाता है होम्योपैथी में। यानी जिस रोगी में, जिस पेशेंट में एक पर्टिकुलर लक्षण दिखाई देते हैं, उसे वही होम्योपैथिक दवा दी जाती है
जो स्वस्थ व्यक्ति में ऐसे सिमिलर लक्षण पैदा कर सके। और दूसरा है लॉ ऑफ मिनिमम डोज, मतलब न्यूनतम खुराक का सिद्धांत। होम्योपैथिक औषधियाँ, उसमें दो प्रोसेसेस होती है, एक डाइल्यूशन और दूसरा सक्कशन। होम्योपैथिक औषधियाँ बार बार घटाने, मतलब डाइल्यूशन की प्रोसेस, और सक्कशन जिसे बोलते हैं आघात के बाद भी अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब जैविक सक्रियता बनाए रखती है। यहाँ तक कि वो एवोगाड्रो नंबर जो 6.022 × 10⁻23 है, वो उससे भी पतला किया जाता है वो मेडिसिन, तब भी वो अपनी जैविक सक्रियता बनाए रखती है। ये होम्योपैथी है। अब इम्पोर्टेंस होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज्ड केस टेकिंग का क्या है पीडियाट्रिक्स में। सो इन पीडियाट्रिक होम्योपैथी, child is not merely seen through the lens of फिजिकल कंप्लेंट्स, मतलब होम्योपैथी, पीडियाट्रिक होम्योपैथी में बच्चों को केवल उनके शारीरिक लक्षणों के आधार पर देखा नहीं जाता। इसलिए व्यक्तिगत केस टेकिंग, इंडिविजुअलाइज्ड केस टेकिंग चिकित्सक को ये समझने में मदद करता है। क्या क्या समझने में मदद करता है, उसमें पहले नंबर पे है टेम्परामेंट एंड बिहेवियर। टेम्परामेंट मतलब स्वभाव, और बिहेवियर मतलब व्यवहार। तो स्वभाव जो है टेम्परामेंट, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये बच्चों की दुनिया, बच्चों का दुनिया के साथ संवाद, जो कैसे संवाद करता है वो दर्शाता है। मतलब आइदर वो शाय है, शर्मीला है, या बोल्ड निडल निडर है, क्लिंगी है, मतलब चिपक के रहता है अपने पेरेंट्स से, या चिड़चिड़ा है, इम्पल्सिव है, आवेगी है, और ओवर सेंसिटिव है। तो ये मतलब अत्यंत संवेदनशील है, ये दर्शाता है। तो ये किस चीज के किसी लिए किसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, संविधानिक स्वरूप, इसके बेसिस पे जो हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, इसके लिए ये जरूरी है। दूसरा है बिहेवियरल पैटर्न्स। बिहेवियरल पैटर्न मतलब रेस्टलेसनेस है, बेचैनी, एग्रेशन, आक्रामकता है, स्टबर्नेस है, जिद्दीपना है, या फिर शांत स्वभाव का है बच्चा। तो ये ऐसे उपचारों, जो जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो रेमेडीज हम निकालते हैं, तो सिमिलर सिम्टम्स की पांच पांच से छह रेमेडीज उसमें निकल आती है। तो इनमें डिफरेंशिएट करने के लिए ये टेम्परामेंट और बिहेवियर हमें मदद करते हैं। जो इसलिए इसके लिए केस टेकिंग के दौरान ये देखना महत्वपूर्ण होता है कि बच्चा नया माहौल में या स्ट्रेंजर्स के साथ, अजनबियों के साथ अलग होने पर, सेपरेशन के बाद, और फ्रस्ट्रेशन में, मतलब हताश की स्थिति में कैसे रिएक्ट करता है। तो ये उचित दवा चुनने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद इमोशनल रिस्पॉन्सेस एंड फियर, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और डर। बच्चे जो होते हैं वो एडल्ट की तुलना में, मतलब वयस्क लोगों की तुलना में अपनी भावनाएं अत्यंत स्वाभाविक, स्पॉन्टेनियस तरीके से और खुलकर एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं। उनकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं जैसे एग्जाजरेशन है, मतलब अतिशयोक्ति है, उसके अपोजिट सप्रेशन है, दमन, और इनकंसिस्टेंसी, असंगत बिहेवियर है उनका, असंगत बिहेवियर है। तो ये सब जो वैल्यूएबल इंसाइट्स है, उसके आंतरिक विश्व, मनोविश्व में क्या चल रहा है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है। दूसरा है डर। तो डर किस चीज का, अंधेरे का डर है, जानवरों का डर है, अकेले रहने का डर है, तो अजनबी लोगों का, तेज आवाजों का डर है, फेल्योर का डर है, असफलता का डर है। ट्रिगर्स एंड रिएक्शन, जो ट्रिगर्स और उसके लिए प्रतिक्रिया है, उसमें कितने जल्दी वो बच्चा हर्ट होता है, या फिर कितने जल्दी चिंतित होता है, या ओवरवेल्म होता है किसी भी सिचुएशन में, ये भी नोटिस करना बहुत जरूरी होता है। और दूसरा भावनात्मक अभिव्यक्ति के तरीके, मतलब मोड ऑफ इमोशनल एक्सप्रेशन, उसकी क्या है, तो क्राइंग स्पेल्स है, लगातार होता है, टैंट्रम है, गुस्से के दौरे आते हैं, या विड्रॉल है कि स्वयं में ही सिमट जाता है, क्लिंगिंग है, चिपक के बैठता है, मूड स्विंग्स है कि बार बार अचानक मूड्स में परिवर्तन होते हैं।
ये देखना भी जरूरी होती है। फिर उसके बाद विकासात्मक डेवलपमेंटल माइलस्टोन एंड डिलेस। तो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स जो बच्चों के माइलस्टोन होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल और कॉग्निटिव, मतलब ब्रेन से रिलेटेड जो है, संज्ञानात्मक जिसे हम बोलते हैं, सामाजिक और भावनात्मक विकास का एक स्पेसिफिक मेजर है, वो स्पेसिफिक माप प्रदान करते हैं। तो उसमें देरी, डिलेड माइलस्टोन या फिर इनकंसिस्टेंसी, असामान्य पैटर्न, जैसे कि देर से चलना, देर से बोलना, या फिर पुअर कोऑर्डिनेशन, कमजोर समन्वय उसमें होगा होना, या सामाजिक दूरी रहना, विड्रॉल, एकदम सोशल विड्रॉल रहना। तो ये सिर्फ निदान के संकेत नहीं होते, बल्कि ये बच्चों की जो वाइटल फोर्स हम बोलते हैं, वाइटलिटी, जीवनी शक्ति, उसका उसका भी प्रतिबिंब होते हैं। तो इसका भी इम्पोर्टेंस है होम्योपैथिक केस टेकिंग में। उसके बाद आता है फैमिली डायनेमिक्स एंड पेरेंटल ऑब्जर्वेशन। पारिवारिक गतिशीलता और पेरेंट्स का ऑब्जर्वेशन, उनका अवलोकन क्यों ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों में, स्पेसिफिकली शिशुओं में और छोटे बच्चों में, माता पिता एक प्राइमरी इंफॉर्मेंट होते हैं, प्राथमिक सूचना का स्रोत होते हैं। उनकी धारणाएं, उनके जो परसेप्शंस है, बच्चों के प्रति उनके जो कंसर्न है, चिंताएं हैं, और उनका डे टू डे ऑब्जर्वेशन है, डेली ऑब्जर्वेशन है। तो ये पीडियाट्रिक केस टेकिंग में उसका एक बैकबोन है, मुख्य भूमिका निभाता है। तो पारिवारिक गतिशीलता मतलब जैसे कि पेरेंटिंग स्टाइल है, पालन पोषण की शैली है, हाउस होल्ड स्ट्रेस, घरेलू तनाव है, भाई बहनों के सिबलिंग रिलेशनशिप कैसे है, बच्चों के व्यवहार, भावनात्मक प्रतिक्रिया और गहराई से प्रभावित करते हैं ये सब चीजें। तो इसके लिए वो केस टेकिंग में इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है एनवायरमेंटल ट्रिगर्स एंड लाइफस्टाइल फैक्टर। तो पर्यावरण ट्रिगर्स और अपनी जीवन शैली है, तो उसके रिलेटेड फैक्टर। तो उसमें क्लाइमेट है, हमारा आजू बाजू का वातावरण जो है, फीडिंग हैबिट, फूड हैबिट्स, भोजन की आदतें हैं, रूटीन चेंजेस, दिनचर्या में बदलाव, या फिर स्क्रीन टाइम, और स्लीप हाइजीन, जैसे नींद की गुणवत्ता बोलते हैं, स्कूल का वातावरण जो है, साथियों से संपर्क, ये लक्षणों के पैटर्न को प्रभावित करते हैं। ये जानकारी उपचार के चयन करने में हमें हेल्प करती है, डिफरेंशिएट करने में। और गैर औषधीय मतलब नॉन फार्माकोलॉजिकल प्रबंधन, नॉन फार्माकोलो जो हम मेडिसिन देते हैं वो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब दवा के साथ जो हम एक्सरसाइज बोलते हैं, एडवाइस करते हैं, डाइट एडवाइस करते हैं, कोई थेरेपी एडवाइस करते हैं, उसके साथ योगा है, मेडिटेशन है, तो उसके लिए भी ये उपयोगी मार्गदर्शन देती है। उसके बाद बच्चों में ऑब्जर्वेशनल इम्पोर्टेंस इन चिल्ड्रन। बच्चों में ऑब्जर्वेशन का क्या महत्व होता है। होम्योपैथिक जो प्रिस्क्राइबिंग है एक्यूरेट होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग, हालांकि सटीक होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबिंग की भी जो हम बोलते हैं कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम व्हेन इट मैचेस टू टोटलिटी ऑफ सिम्टम टू चाइल्ड्स यूनिक सिम्टम, जो बच्चों के लक्षण है उससे लक्षणों की टोटलिटी है, उससे जो स्पेसिफिक होम्योपैथिक रेमेडी मेल खाती है वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन फिर भी बच्चे, कभी कभी बच्चे अक्सर अपने सेंसेशंस जो है, अनुभूतियाँ या फिर मोडालिटीज है, किस चीज से एग्रवेट होता है, किस चीज से एमुलेट होता है कंडीशन, वो, और इमोशनल स्टेट, भावनात्मक अवस्थाएं स्पष्ट रूप से बता नहीं पाते हैं बच्चे। तो इसके लिए क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन becomes a core important for pediatric homeopathic case taking, इसलिए क्लिनिकल अवलोकन बहुत जरूरी है। तो एक मुख्य घटक बन जाता है क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। तो उसमें क्या क्या आता है फिर कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, मतलब गैर मौखिक संभाषण। उसमें क्या है, जेस्चर्स, एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, हाव भाव, चेहरे के हाव भाव या शारीरिक भाषा, प्ले बिहेवियर, खेल खेल के व्यवहार में भी, खेलने के दौरान बच्चा एग्रेसिव है क्या, आक्रामक होता है क्या, क्रिएटिविटी उसकी कैसी है, रचनात्मकता कैसी है, ड्राइंग है या बाकी दूसरी चीजों में, डर लगता है किसी चीज का, डिपेंडेंस उसका कैसा है, निर्भरता, वो
सेल्फ डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है या फिर दूसरों पे डिपेंड रहना पसंद करता है। और विड्रॉल अगेन, ये हम प्ले बिहेवियर में देखते हैं। उसके बाद स्लीप पैटर्न जो है, नींद के पैटर्न, उसमें रेस्टलेसनेस है, बेचैनी है, ग्राइंडिंग ऑफ टीथ है। बच्चे जनरली सोने के बाद दांत ऐसे पीसते हैं। वो उसमें वर्म इन्फेस्टेशन में या फिर डर की वजह से भी ये कभी कभी होता है। और फिर नाइट टेरर्स है, डरावने सपने उनको आते हैं, या फिर रिकरेंट वेकिंग है, बार बार जाग जाते हैं नींद से। ये स्लीप पैटर्न ऑब्जर्व करना भी बहुत जरूरी है। फीडिंग हैबिट्स जो है, इसमें प्रेफरेंसेस किस चीज को देते हैं, कौन सी चीजें पसंद है, एवर्जन्स कौन से है, कौन सी नापसंद है, भूख में वेरिएशंस आए हैं क्या, किसी चीज से एपेटाइट में वेरिएशंस आए हैं क्या, ये नोटिस करना जरूरी है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ होम्योपैथिक केस टेकिंग इन पीडियाट्रिक्स, मतलब शिशु बाल्यावस्था में होम्योपैथिक केस टेकिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं उसमें। जनरली पीडियाट्रिक केस टेकिंग फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग द चाइल्ड एज अ होल। होलिस्टिक अप्रोच फॉलो किया जाता है होम्योपैथी में, कि समग्र रूप से समझना बच्चों को, उसके मानसिक, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारिक पहलुओं को समझना। तो पेशेंट एज अ होल समझ के जो मेडिसिन मैच होती है उसे हम प्रिस्क्राइब करते हैं। उसमें दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन बेस्ड असेसमेंट, मतलब अवलोकन आधारित मूल्यांकन। तो बाल रोग में ट्रूली हम वर्बल कम्युनिकेशन जो होता है कि जो हिस्ट्री बताते हैं, तो टोटली उस पे हम भी बिलीव नहीं करते, मतलब टोटली उस पे हम प्रिस्क्राइब नहीं करते। ऑब्जर्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। जो एक स्किल्ड फिजिशियन, माने एक जो दक्ष चिकित्सक हम जिसे बोलते हैं, तो ये इस ऑब्जर्वेशन को एज अ साइंटिफिक टूल, वैज्ञानिक उपकरण उपकरण की तरह उपयोग करके फिर होम्योपैथी में मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके पेशेंट्स को ट्रीट करता है। तो उसमें अब क्या क्या देखना चाहिए फिर, की एस्पेक्ट्स टू ऑब्जर्व, उसमें क्या क्या देखना चाहिए हमें। तो जनरल अपीयरेंस, उसमें सामान्य स्वरूप, जैसे कि शारीरिक बनावट कैसी है बच्चे की, गेट कैसा है, मतलब चाल कैसी है, जो जैसे ही वो एंटर करता है, उस पे हम फिजिकल लेवल पे भी डायग्नोसिस तक थोड़ी हद तक उस पे उससे पहुंच सकते हैं, और मेंटल लेवल पे भी पहुंच सकते हैं। कॉम्प्लेक्शन कैसा है उसका, रंग कैसा है, बॉडी बिल्ड कैसा है, लीन है, थीन है, ओबेज है या फिर मीडियम है। हाइजीन, स्वच्छता के पैरामीटर्स उसने किस हद तक फॉलो किए हैं। जनरल अपीयरेंस ये हुआ। फिर बिहेवियर इन क्लिनिक, क्लिनिक में आने के बाद उसका बिहेवियर कैसा है, वो शर्मीला है, बेचैन है, डर चुका है, इधर आने से डरपोक है, डर गया है, या फिर एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है यहाँ से जाने के लिए, या फिर क्यूरियस है, जिज्ञासु है, या ओवर फ्रेंडली है, मतलब ज्यादा मित्रता, या फिर अगेन विड्रॉन है, मतलब अंतर्मुख है खुद के उसमें। एक इसमें इंट्रोवर्ट होता है और दूसरा एक्सट्रोवर्ट होता है, तो सामाजिक रूप से अलग थलग समझता है खुद को, विड्रॉन है। उसके बाद इमोशनल एक्सप्रेशंस कैसे है उसके, कि रैपिड मूड शिफ्ट है, मतलब जल्दी जल्दी मूड का परिवर्तन होता है, संवेदनशीलता है, चिपकूपना है, या इरिटेबिलिटी है, चिड़चिड़ापन है। प्ले बिहेवियर में क्या आता है, खेल के व्यवहार में इमेजिनेटिव प्ले, रिपीटेटिव एक्शन, मतलब दोहराव बार बार आता है एक ही चीज का। डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज है, तोड़ फोड़ करने की, खिलौने डिस्ट्रक्टिव। कुछ बच्चे ठीक तरह से अपनी चीजें समेट के संभाल के रखते हैं, कुछ बच्चों में डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज होती है। शेयरिंग पैटर्न कैसा है, अपनी अपनी खुद की चीजें या टॉयज दूसरों को देते हैं क्या, क्या दूसरों खाना है, खाना हो, खुद की चीजें हो, टॉयज हो, दूसरों के साथ वस्तुओं का बांटने का उनका ढंग कैसा है। उसके बाद आता है रिएक्शन टू स्टिमुलाई, मतलब उत्तेजनाओं पे प्रतिक्रिया वो किस प्रकार देते हैं। तो ये किस किस चीज के लिए, टच के लिए, स्पर्श के लिए, आवाज, शोर, नॉइज,
फिर स्ट्रेंजर्स जो है, अजनबियों की उपस्थिति को कैसे रिएक्ट करते हैं वो। सेपरेशन फ्रॉम पेरेंट्स, अगर कभी पेरेंट्स से अलग रहना पड़े, कहीं बाहर गाँव गए या फिर हॉस्टल में डाला है बच्चों को, तो फिर उस चीज को वो कैसे रिएक्ट करते हैं, या नए नए स्कूल जाने लगे हैं तो फिर उस चीज को वो कैसे रिएक्ट करते हैं। ये रिएक्शन टू स्टिमुलाई के अंडर आता है। उसके बाद फिजिकल जनरल्स जो होते हैं, थर्स्ट है, एपेटाइट है, मतलब प्यास है, भूख है, नींद की स्थिति है, पर्सपिरेशन है, थर्मल्स है, ये ठंडी गर्मी सहन करते हैं, या कुछ चीजें एग्रीवेट हो जाती है, एग्रीवेट हो जाती है किसी थर्मल से स्पेसिफिकली, वो भी नोट करना जरूरी होता है। थर्ड वन इज नॉन इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन। नॉन इंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शन मतलब कि बच्चों से ऐसे ढंग से बात करना चाहिए कि वो एकदम से असहज या परेशान या दबाव बिल्कुल महसूस न कर सके। अगर उन्हें हमने सेफ, अनप्रेशर्ड और रिस्पेक्टेड तरीके से ट्रीट किया, मतलब सुरक्षित और बिना दबाव वाले वातावरण में हमने उन्हें ट्रीट किया, तो फिर वो जो आंसर्स देते हैं तो वो अच्छे अच्छी अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं। और इससे क्या होता है कि वो चाइल्ड का जो बिहेवियर है, तो वो व्यवहार है, वो ऑथेंटिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हम लेते हैं, बिना घबराहट या मतलब टेंशन की वजह से वो अल्टर हो जाता है। कुछ भी आंसर जो रियल नहीं है वो आंसर देते हैं बच्चे। लेकिन ऐसे नॉन इंटरेस्टिव इंटरेक्शन से वो एकदम खुल के और बात करते हैं, और उन्हें थोड़ा सा ये भी ट्रस्ट भी बिल्ड होता है हमारी तरफ। और प्राकृतिक उनके जो आंसर्स आते हैं तो वो एक्चुअल ऑथेंटिक होते हैं। तो इसके लिए फिर क्या करना चाहिए, स्टेप्स फॉर नॉन इंटरेस्टिव केस टेकिंग। तो इसके लिए अलाउ द चाइल्ड टाइम टू सेटल बिफोर स्टार्टिंग द इंटरव्यू। मतलब बच्चों को इंटरव्यू जो हम क्लिनिक में उनकी केस टेकिंग लेते हैं उससे पहले थोड़ा सा सेटल होने के लिए समय देना चाहिए। वातावरण को प्लेफुल, मैत्रीपूर्ण बनाने के लिए खिलौने ओपीडी में रखने चाहिए। कोई कलरिंग मटेरियल, मतलब रंग भरने की सामग्री, या खेल के आधारित उपकरण जो होते हैं वो रखने चाहिए। और उनको सीधे डायरेक्टली भय उत्पन्न करने वाले प्रश्नों से बचना चाहिए, वो अवॉइड करने चाहिए। और कहानी पे आधारित इनडायरेक्ट तरीके से उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, जैसे कि वो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे बच्चों से। उसके बाद उनको ड्राइंग, खिलौने या इशारों के माध्यम से भी हम उनको खुद को व्यक्त करने देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर एक बात वो वर्बली ही बताए। कुछ उनकी चीजें हमने ऑब्जर्वेशन या इशारों के माध्यम से भी हमने, उनकी जेस्चर्स के माध्यम से ही हमें समझनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो आवाज है वो एकदम शांत होना चाहिए, और हमारा जो फिजिकल इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो बच्चों के स्वाभाविक स्पॉन्टेनियस बिहेवियर जो आता है बच्चों में, तो उसका निरीक्षण करना चाहिए, न कि जबरदस्ती में उनकी रिएक्शन किसी भी क्वेश्चन को जो जबरदस्ती में ही रिएक्शन जो है वो नोट नहीं करनी चाहिए। जो स्पॉन्टेनियस आए, स्वाभाविक तरीके से जो उनका व्यवहार आए किसी भी हमारे क्वेश्चन को, तो वो ऑब्जर्व करना चाहिए। इस तरीके से जो फिजिशियन है, चिकित्सक है, जो बच्चों की वास्तविक, मतलब एक्चुअल इमोशनल, ट्रू इमोशनल स्टेट, वास्तविक भावनात्मक स्थिति और स्वभाव समझने में हमें मदद करता है। और उसका उपयोग हमें एक्यूरेट रेमेडी सिलेक्शन में, मतलब सटीक औषधि चूज करने में उसकी हेल्प होती है। उसके बाद यूज ऑफ मल्टीपल इंफॉर्मेंट, जो जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो बच्चों में हम पेरेंट्स या फिर टीचर्स या जो केयर गिवर्स हैं उनसे भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। माता पिता घर पर जो होने वाले व्यवहार है
उसका वर्णन करते हैं जो घर में होता है। टीचर जो होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड सेटिंग, मतलब स्कूल में जो स्ट्रक्चर्ड सेटिंग होती है, वो स्कूल में उन्हें जो दिखाई देता है वो उसका व्यवहार का वर्णन करते हैं। और तीसरा है कि केयर गिवर्स, जो बच्चों की देखभाल करने वाले होते, तो डे टू डे उनकी दिनचर्या में जो वो देखते हैं, उनका डेली रूटीन जो होता है, तो उसी उससे जुड़ी बातें वो बताते हैं। जो छोटी सी क्लिनिकल विजिट में हम वो हर एक चीजें हमको नहीं दिखाई देती है, हम नोटिस नहीं कर सकते। इस प्रकार ये सब मल्टीपल इंफॉर्मेंट जो है, ये इंफॉर्मेंट है पूरे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेंट है। तो उनका प्रभावी सहयोग, उनका इफेक्टिव एंगेजमेंट वो हमें बहुत हमारी केस टेकिंग में नेसेसरी है। तो ये किस प्रकार से हम उनका इफेक्टिव एंगेजमेंट कर सकते हैं इसमें, तो माता पिता को हमने एनकरेज करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो बच्चों का स्वभाव, उनका डर, उनका डेली रूटीन, उनका लाइक्स डिसलाइक्स, मतलब पसंद नापसंद, और कोपिंग मैकेनिज्म, कोई भी अगर टेंशन आए तो या स्ट्रेस आए तो उसका निपटने का तरीकों का वर्णन करें। कि फॉर एग्जांपल देखें कि स्कूल में अगर एग्जाम होगी, थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेस आया, तो वो उससे कैसे डील करता है, या फिर कोई बच्चों में झगड़े हुए, या फिर कोई भी स्ट्रेस या एंजाइटी का सिचुएशन आए, तो उनका बच्चों का कोपिंग मैकेनिज्म, उससे निपटने का तरीका क्या होता है, वो पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशन से हम ले सकते हैं। आस, आस दूसरा है आस्किंग फॉर कॉन्क्रीट एग्जांपल्स रादर देन जनरल, मतलब हमें जनरलाइज कोई नहीं, कुछ भी बातें नहीं लेनी चाहिए पर्टिकुलर, कि फॉर एग्जांपल हमें हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि उसे गुस्सा आता है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। वो गुस्सा आने पर क्या करता है, वो चीजें फेंकता है, या सिर दीवार को ये करता है, मारता है, या क्या क्या तरीका है उसका, उसे जब गुस्सा आता है तो वो क्या करता है, ये हमें पूछना चाहिए स्पेसिफिक। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग फैमिली डायनामिक्स। फैमिली डायनामिक्स मतलब पारिवारिक गतिशीलता, उसको कैसे समझे, तो सिबलिंग्स के रिलेशंस, भाई बहनों के रिलेशंस कैसे है, उनकी कैसे पटती है। तो अगर झगड़ा होता है तो कौन पहले चालू कर देता है, फिर इसका रिएक्शन क्या होता है उसमें। माता पिता का तनाव का स्तर कैसा होता है, अगर किसी पनिशमेंट देनी रही तो फिर क्या करते हो आप, ये भी। या फिर घरेलू एटमॉस्फेयर को कैसा है, घर का वातावरण कैसा है, डिसिप्लिन की स्टाइल क्या है, घर की अनुशासन का तरीका क्या है, ये भी समझना चाहिए। उसके बाद पेरेंटल परसेप्शंस जो जो होते हैं, मतलब माता पिता की धारणाएं बच्चों की तरफ से, और एक्चुअल बिहेवियर, वो दोनों में केस टेकिंग लेते टाइम ये इस दोनों में हमें डिफरेंशिएशन, अंतर हमें पहचानना चाहिए, ताकि कोई भी हम किसी चीज से हम बायस ना हो जाए, हमारे इंटरप्रिटेशन बेस्ड बायस ना हो, जिससे कि हम गलत रेमेडी, गलत सिम्टम या रूब्रिक लेके गलत रेमेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये डिफरेंशिएशन हमें उनके बीच के अंतर का हमें पहचानना चाहिए। उसके बाद पेरेंटल हिस्ट्री जो है, प्रीनेटल हिस्ट्री, सॉरी, प्रसव पूर्व डिलीवरी के पहले का हिस्ट्री लेनी है, बर्थ हिस्ट्री एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, और फिर डेवलपमेंटल माइलस्टोन, इलनेसेस, वैक्सीनेशंस, टीकाकरण वगैरह, इसकी सारी जानकारी कि अब तक के पूरे टीके दिए गए हैं क्या, कोई टीका लेने के बाद उसे कुछ तकलीफ हुई है क्या, वो भी हम, या कुछ टीका लेने के बाद फीवर आया, या सडन मीजल्स आया, चिकन पॉक्स आया, एग्रेवेट हुआ क्या, वो भी हम वो भी हमें पूछना चाहिए। उसके बाद माता पिता, पेरेंट इन्वॉल्विंग पेरेंट, वो क्यों, उससे क्या होता है कि माता पिता की भागीदारी से एक एक्यूरेट टोटालिटी, सटीक टोटालिटी बनती है, जो ना कि सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब, मतलब फर्स्ट टाइम मेडिसिन देते टाइम, बाकी फॉलोअप के दौरान, और मेडिसिन का एक्शन क्या हो रहा है, इम्प्रूवमेंट है क्या नहीं, ये हमें हीलिंग प्रोसेस में, थ्रू आउट हीलिंग प्रोसेस में हमें ये मदद करती है, इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद डेवलपमेंटल असेसमेंट,
मतलब विकासात्मक मूल्यांकन जो करते हैं, इसमें ग्रोथ माइलस्टोन जो होते हैं, मोटर, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल। इसमें मोटर मतलब शारीरिक, शरीर की जो गतिविधियां हैं उनमें कोऑर्डिनेशन या नियंत्रित संबंधी जो माइलस्टोन है। कॉग्निटिव का मतलब ब्रेन से रिलेटेड, ब्रेन डेवलपमेंट के से रिलेटेड सोच है, समझ है और मेमोरी है। उससे ब्रेन का विकास कितना होता है वो वाला। फिर तीसरा लैंग्वेज है, भाषा के बोलना, समझना, व्यक्त करना, उसकी क्षमता। इमोशनल जो भावनात्मक जो है डेवलपमेंट, जैसे कि आनंद है, जॉय है, फियर है, डर है, क्रोध है या फिर उदासी है, उन भावना का विकास किस तरीके से हुआ है। सामाजिक में आई टू आई कांटेक्ट है क्या, दूसरों के साथ संवाद करते हैं क्या, किसी चीज में भाग लेते हैं क्या, ये सब बच्चे की होम्योपैथिक प्रोफाइलिंग का मेन हिस्सा है। ये चीजें इसलिए जरूरी है। और किसी भी प्रकार की इन चीजों में डिले अगर होती है या फिर रिग्रेशन होता है, मतलब प्रतिगमन होता है, तो ये विकास में डेविएशन पैदा कर ये या विकास में डेविएशन, ये मेडिसिन चूज करने के लिए और बच्चों की वाइटलिटी के लिए और ससेप्टिबिलिटी के लिए भी समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं ये चीजें। उसके बाद फैमिली डायनामिक्स की हमने बात की, तो ये फैमिली डायनामिक्स समझना जरूरी है। इसके लिए क्या करेंगे कि पालन पोषण की शैली क्या है वो, क्योंकि बच्चे का व्यवहार गहराई से प्रभावित होता है पारिवारिक गतिशीलता से। सो इसके लिए पालन पोषण की शैली क्या है, घर में भावनात्मक वातावरण कैसा है, सिबलिंग से रिलेशनशिप, स्ट्रेसर्स एंड सपोर्ट सिस्टम। मतलब जो तनाव के कारक है, जो फैक्टर तनाव से रिलेटेड है और दूसरे सपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है। इन पैटर्न को पहचानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इन पैटर्न इससे बच्चों के लक्षणों की सही डेफिनेशन हम कर सकते हैं और वो रेमेडी सिलेक्शन में और इंटरप्रिटेशन, सिम्टम इंटरप्रेट करने में हमें मदद करती है, इसलिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आइडेंटिफाइंग ट्रिगर्स एंड मोडालिटीज। तो बाल रोग संबंधी लक्षण अक्सर मौसम में बदलाव या फिर स्कूल का तनाव, नींद में गड़बड़ी, आहार संबंधी पैटर्न और पर्यावरणीय कारकों के अनुसार बदलते रहते हैं। मोडेलिटीज मतलब किस चीज से अच्छा लगता है या किस चीज से कम होती है वो, कोई स्पेसिफिक पेन या सिम्टम, वो फाइनल रेमेडी सिलेक्शन में हमें स्पष्टता, क्लियरिटी रिफाइन करती है, वो स्पष्टता लाती है इसमें। ट्रिगर, इसलिए ट्रिगर एंड मोडालिटी पहचानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद आता है प्रायोरिटाइजिंग कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, विशेष लक्षणों को प्राथमिकता देना। इसमें पिक्यूलियर सिम्टम मतलब असामान्य लक्षण जो होते हैं, अनयूजुअल फियर, अनोखा भय या व्यवहार, या स्ट्रॉन्ग क्रेविंग और एवर्शन जो होते हैं कि तीव्र इच्छा है या फिर नहीं ये भी बिल्कुल पसंद नहीं है, या ये मार्क इमोशनल रिस्पॉन्सेस, वो हमें अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग, जैसे हम संविधानिक टोटलिटी बोलते हैं, संवैधानिक प्रिस्क्राइबिंग बोलते हैं, वो प्रिस्क्राइबिंग में हमें मदद करती है। और लास्ट है इथिक्स। इथिक्स मतलब नैतिकता। तो बिल्डिंग ट्रस्ट मतलब विश्वास स्थापित करना और कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, गोपनीयता बनाए रखना और सहमति लेना, जैसे कि हम कंसेंट बोलते हैं जैसे। और इमोशनल सेफ एनवायरनमेंट, इमोशनली सेफ एनवायरनमेंट, भावनिक रूप से सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, ये सब बाल चिकित्सा पीडियाट्रिक केस टेकिंग के मूल सिद्धांत हैं। उसके बाद बिल्डिंग रैपो विथ चिल्ड्रन, ये क्यों जरूरी होता है, बच्चों के साथ मित्रवत संबंध प्रस्तावित करना। सो एस्टेब्लिशिंग अ फ्रेंडली एंड सेफ एनवायरनमेंट। तो उसमें पहला आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। जो ओपीडी हमारा क्लिनिक होता है उसमें चाइल्ड फ्रेंडली डेकोर चाहिए, जैसे कि बच्चों के अनुकूल सजावट चाहिए, एकदम वार्म कलर्स,
फेंट येलो, पिंक, ग्रीन, ऐसे लाइटिंग सॉफ्ट चाहिए। सिंपल नॉन डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल्स, जैसे कि सिम्टम पॉइंटिंग चार्ट होते हैं, सिर दर्द या फिर बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उस पे सिम्टम पॉइंटिंग चार्ट्स होते हैं, या फिर बेसिक पेन स्केल होती है इमोजी वाली। तो वो ये किस चीज के लिए हेल्प करती है, तो वो जब बच्चा एंटर होता है और ये विजुअल्स देखता है तो उनकी एंजाइटी किस हद तक कम हो जाती है, कुछ हद तक कम हो जाती है। उसके बाद एसेसिबल सिटिंग, सुलभ बैठने की व्यवस्था, उनके लिए छोटे छोटे चेयर या फिर फ्लोर मैट्स या सॉफ्ट कुशंस उन्हें फिर थोड़ा सा लेस नर्वस महसूस कराते हैं। और मिनिमल बैरियर्स, तो फिजिशियन और बच्चों के बीच में कोई ऐसे बड़े बड़े डेस्क या फिजिकल बैरियर्स वो कम होने चाहिए। उसके बाद टॉयज और उपकरण, खिलौने और उपकरण, उनके एज सेंसिटिव एटम्स, उनके उम्र के अनुसार चीजें, जैसे कि पजल्स है, कलरिंग शीट है, कलर भरने की शीट्स है, पपेट्स रहते हैं, कठपुतलियाँ, और सेंसरी मटेरियल, स्ट्रेस बॉल्स, सॉफ्ट टॉयज। वो वो हमें किस चीज के लिए हेल्प करते हैं, तो बच्चों को हमसे जुड़ने और अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। उसके बाद ये तो फिजिकल एनवायरनमेंट हुआ। उसके बाद इमोशनल एनवायरनमेंट, उसमें वार्म ग्रीटिंग, मतलब जेंटल टोन, हमारा एकदम टोन जेंटल होना चाहिए, स्माइल भी जेंटल होनी चाहिए, और स्लो पेसिंग, मतलब धीमी गति से बात करके शुरुआती जब हम केस टेकिंग स्टार्ट करते हैं तो धीमी गति से बात करके फिर उनका विश्वास बनाने में ये मदद करता है, ये चीजें हमें। और फिर प्रेडिक्टेबिलिटी, बच्चों ने एंटर करा, हमने केस टेकिंग लेना चालू किया, तो पहले ही उनको ये स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि फॉर एग्जांपल थ्रोट एलिमेंट के लिए, टॉन्सिलाइटिस के लिए पेशेंट आया है, तो पहले हम आपका वजन चेक करेंगे, फिर गला चेक करेंगे, ऐसे उनको बताना चाहिए जैसे ही वो एंटर करते हैं कि यहाँ क्या क्या होने वाला है। तो फिर उसका डर कम हो जाता है बच्चों का। फिर दूसरा है चॉइस एंड कंट्रोल, कि एकदम सिंपल विकल्प कि आप कहाँ बैठना चाहोगे, वुड यू लाइक टू सिट हेयर और देयर। तो उन्हें एकदम ऐसे प्राकृतिक ऐसे एकदम फील होता है, उनके ऑटोनोमस, मतलब स्वायत्त तरीके से उनको फील होता है, और थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हम उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। तो फिर वो इजीली ट्रस्ट बिल्ड होता है, और वो आंसर्स भी देते हैं जो हमने क्वेश्चंस पूछे हैं उसके। उसके बाद नॉन जजमेंटल स्टांस, ये क्या है, तो ये बच्चों की भावनाओं को मान्यता हमें देना चाहिए। मतलब भले ही वो शब्दों के बजाय अगर एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस बिहेवियर से एक्सप्रेस हो रहे हो, तो हमें वो नोटिस करके केस टेकिंग लेना चाहिए, और वो जैसे है वैसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। दूसरा है एज अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन, इसमें अर्ली चाइल्डहुड में 3 से 6 वर्षों तक एकदम सिंपल लैंग्वेज हमें यूज करनी चाहिए, छोटे छोटे सेंटेंस या फैमिलियर वर्ड्स यूज करने चाहिए बच्चों के लिए। उसके बाद प्ले बेस्ड कम्युनिकेशन, जैसे कि पपेट्स है, ड्राइंग है, रोल प्ले है। उसके बाद विजुअल सपोर्ट जो है, जो जस्ट पिक्चर्स और जेस्चर जो होते हैं वो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती है, उसकी हमें मदद लेनी चाहिए। फिर अगेन जेंटल पेसिंग, उनको पहले ऑब्जर्व करने के लिए धीमी गति से उनको देखने और प्रतिक्रिया क्रिया देने के लिए हमें इनफ टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड, मतलब 7 से 11 वर्ष तक की उम्र, उनको क्लियर एक्सप्लेनेशन इस एज में हमें देना चाहिए कि इस उम्र के बच्चे अपने रूल्स, अपने रूटीन्स, सिंपल इफेक्ट, उसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन समझ सकते हैं। तो इसके लिए इनको ओपन एंडेड क्वेश्चन, जैसे हम बोलते हैं, कि डायरेक्टली क्वेश्चन खुले पूछने चाहिए कि इससे आपको क्या लगता है, मतलब हाउ डिड दैट मेक यू फील। और एकदम उनसे
नॉन प्रेशरिंग एनवायरनमेंट उनसे भी रखना चाहिए। स्टोरी टेलिंग है कि बच्चे ज्यादातर उदाहरण और कथाओं से अच्छी तरह से एक्सप्रेस होते हैं, तो ये भी यूज करना चाहिए स्टोरी टेलिंग। उसके बाद रिस्पेक्ट ग्रोइंग इंडिपेंडेंस, तो उनकी समझना समस्या सुलझाने के चर्चाओं में भाग लेने देना चाहिए हमें उन्हें। उसके बाद आता है अर्ली एडोलसेंस, 12 से 15 उम्र के बच्चे, तो इसमें कोलैबोरेटिव टोन। अब उनकी, ये थोड़े से अभी बड़े उम्र के बच्चे हैं, तो उन्हें ट्रीट देम एज अ पार्टनर्स और इन्वॉल्व देम इन द डिसीजंस। फिर जहाँ जहाँ उचित हो, वहाँ वहाँ उनकी गोपनीयता को रीअश्योरेंस हमें देना चाहिए। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड कंफर्ट क्यूज, उसमें वर्बल क्यूज है, नॉन वर्बल क्यूज है। तो अब कंफर्ट साइंस क्या होते हैं कि उनके कि बच्चा कंफर्ट में महसूस कर रहा है, तो उनकी जो रिएक्शंस होती है तो स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब जब वो कंफर्ट महसूस करते हैं तो स्वाभाविक बातचीत करते हैं, हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, हंसते हैं और अपनी दूसरी स्टोरियां भी शेयर करते हैं हमसे। वही दूसरी तरफ डिस्कम्फर्ट के साइन क्या है, तो एकदम शॉर्ट आंसर देंगे, वो जो हमने क्वेश्चन पूछा है एकदम शॉर्ट आंसर देंगे, फुसफुसाएंगे, थोड़ा सा फुसफुसाएंगे और शांत बैठेंगे और अवॉइड करेंगे क्वेश्चंस, बचेंगे सवालों से, आंसर देने से। नहीं तो फिर आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बार बार यही आंसर आएगा हमें। और जो कभी कभी जो हकलाते हैं बच्चे, एंग्शियस होते हैं, वो चिंतित अंडर प्रेशर होते हैं, तो वो स्टैमरिंग भी होता है, तो वो डिस्कम्फर्ट के साइन है, वो हमें नोटिस करने चाहिए। उसके बाद नॉन वर्बल क्यूज क्या आएंगे, आई कांटेक्ट में अगर वो गुड रैपो हमारा बिल्ड हो गया है बच्चों के साथ, तो वो समय समय पर आंखों का संपर्क, मतलब हमें देखेंगे, फिर दूसरी तरफ समय समय पर इंटरमिटेंट रिलैक्स्ड आई कांटेक्ट होगा उनका। और जो डिस्कम्फर्ट महसूस करते हैं तो वो नजरें चुराएंगे या फिर एकदम ऐसे क्लोज पोस्चर, एकदम फ्रीज होके ऐसे बैठेंगे। फिर बॉडी पोस्चर में क्या आएगा, अगेन अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो वो उनके शोल्डर्स रिलैक्स होंगे और ओपन पोस्चर रहेगा, और नहीं तो थोड़ा सा सामने की तरफ झुके झुके जैसे बैठेंगे। और वैसे ही अगर उसके उल्टा डिस्कम्फर्ट होंगे तो फिजिटिंग फीलिंग, मतलब बेचैनी होगी उनको, टर्निंग अवे, इधर उधर देखेंगे या फिर चेहरा छुपाएंगे या एकदम स्टिफ ऐसे बैठेंगे। ये मूवमेंट और बिहेवियर से हमें कैसे पता चलेगा, जब अगर वो कंफर्टेबल होंगे तो वो जो हमने टॉयज ऑफर किए उनको, उनसे खेलेंगे, और जो ये एनवायरनमेंट है तो इसमें सहज हो जाएंगे, वो सेटल हो जाएंगे। वही अगर असुविधा वो महसूस करते होंगे तो फिर रेस्टलेस हो जाएंगे, बेचैन हो जाएंगे, एक तो शांत बैठेंगे, नहीं तो सडन सडन पीछे हट जाएंगे या फिर पेरेंट्स को चिपक के बैठेंगे। ये नॉन वर्बल क्यूज हुए। और इमोशनल क्यूज, मतलब भावनात्मक संकेत क्या हुए, उसमें पॉजिटिव अगर होंगे क्यूज तो वो मुस्कुराएंगे, क्यूरियोसिटी से देखेंगे या फिर बातचीत करेंगे, कन्वर्सेशन में इनिशिएटिव लेंगे हमसे बात करते वक्त। वही तनाव के संकेत क्या क्या होंगे, वो रोएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे या फिर अवॉइड करेंगे, टालेंगे या फिर अचानक चुप हो जाएंगे बोलते बोलते ही। ओवरवेलमिंग, जिसमें अत्यधिक दबाव के संकेत क्या क्या होंगे, एकदम फ्रीज हो जाएंगे, शट डाउन, एकदम बंद हो जाएंगे बोलते बोलते, या फिर रिपीटेटिव मूवमेंट कि चलो अब घर जाएंगे, ऐसा वो करेंगे। तो ये रैपो बिल्डिंग करने के लिए, स्ट्रेंथनिंग करने के लिए क्या टेक्निक्स है, टेक्निक्स फॉर रैपो बिल्डिंग, स्ट्रेंथनिंग द रैपो। तो बच्चा जो उसकी लीड होती है, तो वो अगर शुरू कर दे तो उनको ही शुरू कर देना चाहिए कोई एक्टिविटी या इनिशिएटिव। फिर मिररिंग जो जिसे बोलते हैं कि धीरे धीरे उनकी पेस, उनका टोन, उनकी एनर्जी, उससे हमें तालमेल बिठा के लेना चाहिए। और बाद में आता है प्रेज एंड री इन्फोर्समेंट, मतलब प्रशंसा उनकी कि ये टाइम टाइम पर, हाँ अरे ये तुमने बहुत अच्छी तरीके से बताया, ऐसा हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। और
हमारा जो, हमें भी कंसिस्टेंसी फॉलो करनी चाहिए। जो शेड्यूल है हमारा हमारा वो सेम शेड्यूल और सेम रूटीन टू रूटीन, सिमिलर रूटीन टू रिड्यूस एंजाइटी रहना रहना चाहिए। उसके बाद कल्चरल सेंसिटिविटी जो होती है, तो उनके जो फैमिली वैल्यूज होते हैं, कुछ कुछ पारिवारिक, मतलब डाइट के संबंधी रेस्ट्रिक्शंस कुछ होते होते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती है, आध्यात्मिक प्रथाएं, या फिर लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, वो जिस लैंग्वेज को देते हैं। और कम्युनिकेशन पैटर्न्स जो होते हैं, संवाद के पैटर्न, तो वो कल्चरल सेंसिटिविटी के तौर पे हमें भी उसे थोड़ा सा सम्मान करना चाहिए उस चीजों का। उसके बाद ऑब्जर्वेशन स्ट्रेटेजीज क्या क्या आते हैं पीडियाट्रिक केस टेकिंग में। उसमें फिजिकल अपीयरेंस एंड पोस्चर में शारीरिक विशेषताओं और गतियों का अवलोकन, बच्चों के विकासात्मक जो स्तर है, डेवलपमेंटल स्टेटस, और इमोशनल स्टेट और कंफर्ट लेवल, जैसे आरामदायक होने का लेवल, उसे उसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी देता है। उसमें पहला है फिजिकल अपीयरेंस, तो उसमें जनरल हाइजीन और ग्रूमिंग क्या है, क्लीन है क्या, उसके कपड़े कैसे पहने हैं उन्होंने, सेल्फ केयर लेवल उसका कैसा है, मतलब उसके एज अप्रोप्रिएट है, उसके एज के हिसाब से है, या निग्लेक्ट किया हुआ है, या ये ये क्या दर्शाता है, तो पेशेंट की, मतलब वो बच्चे की डेवलपमेंटल मैच्योरिटी और इमोशनल वेलबींग और परिवार का समर्थन को दर्शाता है ये, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फेशियल एक्सप्रेशंस जो होते हैं, तो उसमें कंफर्ट के एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, मसल रिलैक्स्ड होते हैं, एकदम स्पॉन्टेनियस स्माइलिंग होता है, और रिस्पॉन्सिव एक्सप्रेशंस होते हैं, मतलब प्रतिक्रियाशील हाव भाव होते हैं उनके। उसके बाद स्ट्रेस और एंजाइटी में उसका टेंस जॉ क्या बोलते हैं, एकदम जबड़ा कस के बैठते हैं वो, फ्यूरेड ब्रोज, आईब्रोज होंगी, मतलब भौहें जो होती है वो सिकुड़ के बैठेंगे। और फ्लैट अफेक्ट, मतलब कुछ भावनाहीनता, कोई भावना ही नहीं है उनमें। और अवॉइडेंस ऑफ आई कांटेक्ट, मतलब आंखों से संपर्क वो टालते हैं। इसके बाद मोटर डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स क्या होते हैं कि कोऑर्डिनेशन, स्टेडीनेस, मतलब समन्वय, स्थिरता, गेट चलने की एबनॉर्मलिटीज, और एज अप्रोप्रिएट फाइनर और मोटर ग्रॉस स्किल्स, मतलब खिलौने संभालना, पकड़ना, गिराना, या चित्र बनाना, और बैलेंस, ये मोटर डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स है। हेल्थ क्यूज में क्या है, स्वास्थ्य से रिलेटेड संकेत, पैलॉर है, स्वेटिंग है, आईज के अंदर डार्क सर्कल्स है क्या, विजिबिलिटी ऑफ एनलार्ज टॉन्सिल्स है क्या, ओबेसिटी के, मोटापे की कोई इंडिकेटर्स है क्या, लिप्स का, होठों का ड्राइनेस, सूखापन है क्या, ब्रीदिंग पैटर्न्स कैसे हैं उनके। तो ये किस चीज में हमें हेल्प करता है कि क्रॉनिक ईएनटी इश्यूज है, रेस्पिरेटरी ईएनटी इश्यूज है उसमें, और स्ट्रेस डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसके निदान में हमें ये हेल्प करता है। उसके बाद पोस्चर एंड बॉडी लैंग्वेज, तो ओपन पोस्चर जो है, तो उसमें सीधे बैठना, या हाथ पांव एकदम आराम से रिलैक्स होना, ये एक प्रकार का आराम और विश्वास, कंफर्ट और ट्रस्ट सजेस्ट करता है। क्लोज्ड पोस्चर जिसे बोलते हैं हम, एकदम कंधे झुके हुए, हंच शोल्डर्स, और आर्म्स क्रॉस्ड किए किए हुए हैं, एकदम से पीछे झुके हुए हैं, तो ये क्या सजेस्ट करता है, ये डिस्कम्फर्ट सजेस्ट करता है, कि डर सजेस्ट करता है, कि भय है, कोई डिस्कम्फर्ट है, और डिफेंसिवनेस है, ये सजेस्ट करता है। उसके बाद मूवमेंट पैटर्न्स, कि बार बार बेचैनी, उंगलियां टपकाना, या फिर हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, या फिर रॉकिंग, मतलब झूलना, ये चिंता या एकदम सेंसरी नीड्स, उसे संवेदना की आवश्यकता, उसका संकेत देता है। और एकदम से स्थिर या फ्रीज्ड फ्रोजन पोस्चर जो होता है, तो वो एकदम स्ट्रेस्ड सिचुएशन, या फिर डर, या ओवरलोडेड फीलिंग जो है मेंटल लेवल पे, ये दर्शाता है मूवमेंट पैटर्न में। और उसके बाद प्रॉक्सिमिटी टू अडल्ट,
वयस्कों के साथ एकदम निकटता, तो एक माता पिता के बहुत करीब रहना ये असुरक्षितता का संकेत देते हैं। और आरामदायक शारीरिक दूरी बनाए रखना, मतलब आए और वो अलग चेयर पे बैठे या माता पिता के साथ नहीं बैठ के थोड़ा सा बाजू में बैठे, तो फिर वो एक कॉन्फिडेंस सजेस्ट करता है। उसके बाद बिहेवियरल पैटर्न एंड रिएक्शंस। तो बिहेवियर में क्या होता है कि अ, भावनिक स्थिति, मुकाबला करने की डिफेंस की शैली और बातचीत की क्षमता, ये सबसे विश्वसनीय संकेत प्रदान करते हैं। इसमें इनिशियल रिएक्शन क्या होती है कि कंफर्टेबल चाइल्ड कैसे होता है कि वो एक्सप्लोर्स द रूम, मतलब आने के बाद पूरे कमरे को देखता है, टॉयज जो होते हैं उनको टच करता है, आजू बाजू में देखता है क्यूरियोसिटी से कि ये क्या है, क्या क्या दिख रहा है, मतलब किस प्रकार के चार्ट है, ये वेट मशीन है, तो वो देखता रहता है आने के बाद। ये कंफर्टेबल चाइल्ड के लक्षण है। और एंग्शियस चाइल्ड का क्या है, माता पिता से चिपक के बैठेगा, आंखों से मतलब आई कांटेक्ट अवॉइड करेगा, या फिर पीछे हटेगा, या फिर एंटर करने में ही वो हेजिटेट करेगा अंदर आने के लिए। रिएक्शन टू पीपल क्या होता है, विथ क्लिनिशियन, मतलब हमारे साथ वार्म रिस्पॉन्स का हम मतलब कैसे डिसाइड करेंगे कि वो वार्म रिस्पॉन्स करना है, तो वो मुस्कुराएगा और जो हमने सवाल पूछे है उसका जवाब देगा, या एंगेज हो जाएगा हमारे कन्वर्सेशन में, तो ये वार्म रिस्पॉन्सेस है। और डिस्ट्रेस साइंस क्या है कि वो अवॉइड करेगा, हमें एकदम जम जाएगा या फिर फुसफुसाएगा, रोएगा, चिढ़ेगा, ये डिस्ट्रेस साइन है। और विथ पेरेंट और केयर गिवर के साथ रिएक्शन का, जब उसे सिक्योर अटैचमेंट, उसे सुरक्षित जुड़ाव अगर रहेगा रहेगा तो वो बार बार संकेत देगा। अप्रोप्रिएट सीकिंग ऑफ सपोर्ट, मतलब उचित तरीके से सहायता मांगेगा। और इनसिक्योर और एंग्शियस अगर बिहेवियर उसका रहेगा तो फिर अगेन ओवरली डिपेंडेंट, मतलब वो ज्यादा ही डिपेंडेंट रहेगा दूसरे पे, या फिर अलग होने का, उनसे अलग होने का उनको डर रहेगा। विथ इट इज इट बिलोंग्स टू फॉर पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स। उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड बिहेवियर क्या रहेगा कि जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, निर्देश निर्देश हम जो इंस्ट्रक्शन देंगे उसका पालन करने की उसमें क्षमता होगी। और फिर अटेंशन स्पैन उसका रहेगा, इम्पल्स कंट्रोल रहेगा, कि एकदम कोऑपरेशन रहेगा ड्यूरिंग द जो जो हमने टास्क दिए हैं उनके उसके दौरान करने के दौरान उसका सहयोग रहेगा। अब उसके बाद इमोशनल रिएक्शन अगर पॉजिटिव होंगे तो फिर हंसना, खेल कूद में प्रतिक्रियाता, प्रतिक्रिया देना, या स्वाभाविक स्वरूप, मतलब स्पॉन्टेनियस शेयरिंग हर एक चीज का करना, वो थॉट की हो या फिर चीजों की हो, ये इमोशनल पॉजिटिव रिस्पॉन्स में रहेगा। और निगेटिव रिस्पॉन्स में क्या रहेगा कि चिड़चिड़ापन है, अचानक से चुप्पी है, एंगर आउटबर्स्ट जिसे बोलते हैं एकदम, और विड्रॉल सिम्टम्स है वो। और मिक्स्ड में क्या रहेगा कि जैसे कि एंजाइटी होती है, एक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है सेलेक्टिव म्यूटिज्म, इसमें बच्चा आंतरिक ऐसे बाहर से तो शांत दिखाई देता है, लेकिन आंतरिक स्वरूप में वो तनाव में होता है, इसलिए वो रिजिड बॉडी, मिनिमल स्पीच और फिक्स्ड स्टेयर उसका रहता है बिहेवियर में। उसके बाद प्ले बेस्ड असेसमेंट में हम क्या करेंगे, खेल तो एक नेचुरल भाषा है बच्चों के लिए, सो ये फिजिशियन को बिना दबाव के उनका जो अनफिल्टर्ड बिहेवियर होता है, या भावनात्मक एक्सप्रेशन होता है, या फिर कॉग्निटिव स्किल्स होता है, या सोशल इंटरेक्शन होती है, तो वो उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए ये हेल्पफुल होता है प्ले बेस्ड असेसमेंट। तो उसमें फ्री प्ले ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे, हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन बच्चों की, मतलब रचनात्मकता और कल्पना। फिर इमोशनल थीम, फियर, एग्रेशन, नर्चरिंग, की आक्रामकता कैसी है, नर्चरिंग देखभाल कैसे करता है, वो इमोशनल थीम के अंडर आएगा। अप्रोच एंड अवॉइडेंस, मतलब पास पास आने या टालने का व्यवहार, इन दोनों में से क्या है। कम्युनिकेशन अटेम्प्ट्स क्या है, वर्बल और नॉन वर्बल।
उसके बाद स्ट्रक्चरल प्ले टास्क में हम क्या क्या करेंगे, ये हमें किस चीज क्या क्या चीजें इवैल्यूएट करने में मदद करता है कि कॉग्निटिव स्किल के लिए सॉल्विंग पजल्स और सिक्वेंशियल गेम्स जो होते हैं, तो वो हमें कॉग्निटिव स्किल्स को इवैल्यूएट करने में मदद करते हैं। उसके बाद टर्न टेकिंग गेम्स जो होते हैं, मतलब बारी बारी के खेल, और सहयोगी कार्य कोऑपरेटिव टास्क जो होते हैं, तो वो हमें सोशल स्किल इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। उसके बाद ब्लॉक्स बनाना या फिर ड्राइंग टास्क है, बॉल गेम्स है, ये हमें मोटर स्किल्स को इवेल्युएट करने में मदद करते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सेस टू विनिंग लूजिंग, फ्रस्ट्रेशन, जीतना हारना, ये निराशा है, या फिर कुछ चीजों का हमें लेट रिवॉर्ड्स मिलना, तो ये एक इमोशनल रेगुलेशन इवेल्युएट, बच्चों के इमोशनल रेगुलेशन इवेल्युएट करने में हमें मदद करता है। तो ये इस प्रकार प्ले से हम रैपोर्ट बिल्डिंग कर सकते हैं, प्ले खेल के माध्यम से। सो ये हमें आसानी से बच्चों का नियंत्रण में महसूस करता है, और उसका अधिक प्राकृतिक व्यवहार मतलब नेचुरल बिहेवियर उससे उभर के आता है। नेक्स्ट है केस टेकिंग। तो केस टेकिंग में हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी एंड अर्ली डेवलपमेंट, प्रेगनेंसी डिटेल, प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरिंग बर्थ मतलब प्रीनेटल, पेरीनेटल और डेवलपमेंटल हिस्ट्री, ये चिकित्सक को बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल मतलब पर्यावरणीय और इमोशनल इन्फ्लुएंसेस को समझने में, बच्चों की इमोशनल इन्फ्लुएंसेस को समझने में मदद करता है। प्रीनेटल हिस्ट्री में क्या है कि मैटरनल फिजिकल हेल्थ, जैसे कि मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इन्फेक्शंस थे, या फिर क्रॉनिक इलनेसेस थे, दीर्घकालीन कुछ बीमारियां थी, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या एनीमिया था, खून की कमी है, फिर मेटाबॉलिक कोई इश्यूज थे। उन मदर की इमोशनल हेल्थ, जैसे गर्भावस्था के दौरान वो स्ट्रेस में थी, डिप्रेशन में थी, या कोई ट्रॉमा उनको हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और सब्सटेंस एक्सपोजर मतलब कोई मेडिकेशन, वो क्रॉनिक डिसीजेस के लिए उन्हें कोई मेडिसिन चालू थे लॉन्ग टर्म, या फिर तंबाकू का सेवन करती थी, या शराब का सेवन करती थी, या कोई एनवायरमेंटल टॉक्सिन से कुछ हुआ है, मतलब लीड पॉइजनिंग हो या फ्लोरीन हो। उसके बाद प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस कुछ हुए हैं क्या, ब्लीडिंग हुई है, गर्भकालीन जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब प्रेगनेंसी के दौरान मधुमेह हुआ है, या फिर हाइपरटेंशन है, या प्रीक्लैम्सिया हुआ था प्रेगनेंसी के दौरान, उसके कॉम्प्लिकेशंस। फिर मदर की न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल कैसी थी, कि पर्याप्त मात्रा में आहार उनको मिला था, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में विश्राम किया था, और एक्टिविटी उनकी अच्छी थी या रेस्ट्रिक्टेड थी, ये। उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस क्या है, अब ये चीजें हमने देखी, लेकिन उसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो फैक्टर्स है, ये बच्चों के स्वभाव, भावनात्मक नियंत्रण, नींद का पैटर्न और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए वो हेल्प करते हैं, इसके लिए उसका रिलेवेंस है। उसके बाद पेरीनेटल एंड बर्थ हिस्ट्री, मतलब टाइप ऑफ डिलीवरी कैसी थी, बर्थ वेट कितना था, एबगॉर स्कोर, अर्ली नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन, ये पीलिया हुआ था, या नाइस्टीयूसीयू में रहना पड़ा था, कुछ फीडिंग इश्यूज थे, या फिर अर्ली बॉन्डिंग एक्सपीरियंस, जो स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है बच्चों का मदर से, या फिर ब्रेस्ट फीड इनिशिएशन जन्म के बाद 1 घंटे के अंदर चालू किया था क्या नहीं, ये हमें देखना जरूरी होता है। उसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या होता है कि बर्थ कॉम्प्लिकेशन जो होते हैं, तो वो सेंसरी सेंसिटिविटीज जो होती है, चिड़चिड़ापन, डिलेड स्पीच, बिहेवियरल इनहिबिशन, इसमें हेल्प करते हैं। ये इससे रिलेटेड जो हेलो डिसीज डॉक्टर होते पूनम मैडम। हैं। यस। हमारा टाइम एक्चुअली एट ओके थर्टी तक सर। ही रहता है, हम लोग ध्यान नहीं थैंक दिए। यू। ओके सर, डॉक्टर नो सिमी जी, इश्यूज। ओके आप सर। मैडम को धन्यवाद देके इंग्लिश टीम को हैंड ओवर करेंगे मीटिंग। ओके ठीक। सर। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा। अब हमारा टाइम लिमिट एक्सीड हो गया एक्चुअली, ओके। तो आई हैंड ओके ओवर मैम। दिस टीम टू दिस सेशन टू नेक्स्ट टीम।
इंग्लिश सेशन से पंकज जी आ गए हैं? हु इज द नेक्स्ट मॉडरेटर फॉर इंग्लिश सेशन?